यार बाबू को उनके ही घर में जो है अस्थायी प्रबंध का सामना करना पड़ रहा था और इस तरह से वो अपने आप को शांत रखना चाहते थे और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि भाई मैं किसी की बात में दखल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे वजह से सबको दुख का कारण बनता है। और उन्होंने अगले दिन देखा है कि यहाँ पर वो जब सुबह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया है कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं, अंदर जाकर पूछने वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यहाँ कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद करके चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाएं और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई पाई। गजर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने के लिए दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उसे मोड़ पर अलगनी में कुछ कपड़े सिसकाकर एक किनारे पर रख दिए। कुछ खाए बिना ही चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन बूढ़ा आखिरकार हो गया था। सुबह शाम दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, आते आते थक जाते थे। गजेंद्र बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन का वहां पर सुख उन्होंने भोगा था ये। और इस तरह से जब कभी वहां पर टहलने के लिए जाया करते थे, सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभार उनके पास आ बैठते थे और उनका दायरा था, वही उनके साथी थे। वहां जीवन में अब उन्हें खोई हुई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वहां जिंदगी द्वारा धोखा खाए गए। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से एक बूंद भी ना मिली। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी भी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में चाय भी जगह नहीं तो यहाँ पड़े रहेंगे। अगर किसी को कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं है तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गदर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कुछ पूछे रुपये दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यहाँ था कि उनकी पत्नी ने भी उनसे कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वहां मन ही मन कितना भार डोल रहे थे। वहां अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर में मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह उठती थी, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए, हमारा जो कर्तव्य है हम कर रहे। और यहाँ बात जो है पति को एक तरह से मानो शूल के समान चुभने लगी है। पर कह रही थी, बच्चे पढ़ रहे, हम पढ़ा रहे और शादी भी कर देंगे। गजर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वहां पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने के अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वहां दो वक्त की थाली में भोजन दर्द देने से वहां अपने कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वहां घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि वहां अब उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई। गजर बाबू उसके जीवन में केंद्र में नहीं हो सकते। उन्हें अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करते रहे और उन्होंने यही सोच लिया कि भाई अब कुछ नहीं कहा जाए तो ठीक है। इतना होने के बावजूद भी गजर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव से नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, हर चीज में पैसा बांट खाना चाहता है, बचाना चाहता है ये। और उन्होंने पत्नी की बात को सुन करके नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा सा घर का काम है और घर में 3 मर्द है, कोई ना कोई काम हो जाएगा। इसी दिन उन्होंने नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा और अमर की बहू बोलने लगी, बाबूजी ने नौकर को छोड़ा दिया, क्यों? कहते हैं खर्च ज्यादा है। पर बहू ने जिस टोन में कहा था वहां एक तरह से मानो उसमें चुभन होने लगी और चुभन का एहसास होने लगा। और यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ से कह दिया कि देखो माँ, अब इस तरह से अगर हुआ तो हमारे घर में खुद हमको रहना मुश्किल हो जाएगा। और पिताजी से कह दीजिए कि भाई पिताजी जो है घर में अगर रहना चाहते हैं तो अपने हिसाब से रहिए और हमारे बीच में कोई भी काम में आप टांग मत अड़ाइए। और इस तरह से अमर जो है पर बसंती की शिकायत रही, अमर नरेंद्र की शिकायत रही, अमर की बहू की शिकायत रही और घर में हर तरह सब अपने अपने शिकायत का करने लगे। और इस तरह से गजर बाबू को जो है इस तरह से परेशानी का सामना घर में कुछ करना पड़ा। और एक दिन बेचारे बूढ़े हो गए तो वहां पर टहलने नहीं गए, परंतु उस दिन जो है ये अपने कमरे में लाइट बिजली बंद करके वहां पर लेटे हुए थे। और जब घर के सब लोग जो है उनकी शिकायतें कर रहे थे, उनके बारे में बातें कर रहे थे, उनके दिल को बड़ा धक्का लगा कि भाई देखो यहाँ पर मेरे ही घर में जो है, जहां पर मैं उनके लिए 35 साल की जिंदगी निछावर करके मैं अपने सुख को, चैन अमन को त्याग करके आया। मैं उनके गैर हाजिरी में जो है बेटी बेटा जो है अपने अपने जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो अपने व्यक्त कर रहे थे। पर उनको ये नहीं मालूम है कि भाई गजेंद्र बाबू जो है टहलने नहीं गए थे। जिस दिन ये सब लोग मिलकर के उनकी शिकायत कर रहे थे, वहां अपने ही कमरे में बिजली बंद करके अनजान जो है आंखें बंद करके पड़े हुए थे। और सब लोगों की बातें हो जाने के बाद पत्नी ने जैसे ही शाम के समय बिजली जलाने के लिए कमरे में उसने पैर रखा, अचानक वहां सपका कर रह गई। अरे बोले ये क्या हो गया, हम तो समझ रहे थे कि ये टहलने के लिए गए, परंतु ये आज टहलने नहीं गए। और उसको लगा कि गजेंद्र बाबू ने उनके बारे में जो भी शिकायतें की गई थी बच्चों से और परिवार के लोगों से, उन्होंने सब कुछ सुन लिया ये। और इस तरह से बेचारे गजेंद्र बाबू जो है सच में कहा जाए तो वहां पर अपनी जिंदगी में एक तरह का बोझ ढो रहे थे।
और वहाँ बोझ जो है बाहर वालों से नहीं बल्कि घर वालों के बीच में रह करके जिस आस विश्वास को लेकर के वो आए थे कि मेरी जिंदगी अब आगे वाली आराम से कट जाएगी, परंतु उनको लगा कि भाई मैंने तो धोखा खा गया। और एक दिन गजर बाबू अपने घर में आए और हाथ में छुट्टी लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वहां भीगे हाथ लिए निकली और आंचल में पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल के चीनी मिल में नौकरी मिल गई। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे आए और वही अच्छा होगा। उन्होंने पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था बरसों तुमसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम चलोगी? मैं पत्नी ने सपकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया। गजर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मटरी के डलियां हाथ में लिए गजर बाबू रिक्शे में बैठ गए। एक दृष्टि से उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौटे। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना। बसंती ने उछलकर कहा, भैया जी हमें भी। गजर बाबू की पत्नी सीधे चौकी में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरे दान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। अर्थात आप देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से कहानी लेखिका ने बताना चाहा है कि भाई परिवार में जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सुख चैन के लिए अपने जिंदगी का सबसे अमूल्य क्षण जो गवा देता है, बेचारा त्याग कर देता है, परंतु उसके त्याग और उसके परेशान सेवा की घर वालों को जब कदर नहीं होती है। और यही बात को ध्यान में रख करके बेचारे गजर बाबू जैसे अपने घर से नौकरी को गए थे, नौकरी से वापस आए, फिर जैसे वो अपने घर पर आए और वही उनकी वापसी जो है फिर सेठ रामजी मल के शक्कर की फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए। और इस तरह से इस कहानी के माध्यम से उषा प्रियवंदा जी ने पारिवारिक जीवन की घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त करते हुए हमको यहाँ संदेश दिया है कि भाई हमें अपने माता पिता को ध्यान देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उन्हें इज्जत के साथ में अपने साथ रखना चाहिए।